चलिए चुप रहो आप, चलो। जीव विज्ञान में हम लोग कुछ पढ़े थे कि जीव विज्ञान जो होता है दो वर्ड से बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है लेमार्क एवं ट्रेवेरियनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेवेरियनस 1801 में किया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कोको का, फाइकोलॉजी शैवालों का, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का, न्यूरोलॉजी पक्षियों का, एग्रीथोलॉजी मछलियों का, एंटोमोलॉजी कीटों का, डेंड्रोलॉजी वृक्षों का, ऑफियोलॉजी सांपों का, सोरोलॉजी छिपकली, सिल्वीकल्चर काशी पेड़ संवर्धन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, इसके बाद फ्लोरिकल्चर फूलों का। पढ़े हो ना? चलिए आगे देखिए, याद करवा दिया गया है, देख लीजिए वीडियो। जीव यहाँ पर देखिए बोला जाएगा फादर किसको बोला जाएगा? अरस्तु को। जीवन के फादर क्या बोला, किसको बोला जाएगा? बोलेगा वहीं केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे? लेवोजियर। लेवोजियर केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे? लेवोजियर। जीव विज्ञान के अरस्तु, केमिस्ट्री के लेवोजियर, फिजिक्स का बोले तो न्यूटन, फिजिक्स को बोले तो मैथ के खाली पूछत रहा इससे, तो मैथ क्या हो जाएंगे? आर्किमिडीज। मैथ के कौन हो जाएंगे? आर्किमिडीज। लेकिन बोला जाता है ऐसे, ठीक है। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया था, तो भारत में मैथ के पिता हो जाएंगे आर्यभट्ट, ठीक है। भारत में आर्यभट्ट, ऐसे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने जो था ये फिजिक्स में भी योगदान किया है। आर्किमिडीज सिद्धांत को पढ़ोगे, उत्प्लावन बल के सिद्धांत। मतलब किसी वस्तु पर हम जब पानी जो होता है ऊपर की तरफ बायोनेंशियन क्या होता है इंग्लिश में? बायोनेंस फोर्स लगाता है। जब कोई भी चीज़ जो होता है हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। लेकिन पानी में जब कोई चीज़ डालोगे तो ऊपर की तरफ फेंकेगा, पानी जो होगा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण ही हम पानी पर तैर पाते हैं। आर्किमिडीज के कारण ही कोई वस्तु जो होता है पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत फिजिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कोई वस्तु जो होता है जितना द्रव्यमान का होता है उतना ही वस्तु जिस द्रव में डाला जाएगा उतना द्रव्यमान जो होगा निकाल देगा। अगर एक यहाँ पर बाल्टी है, 1 kg का लोहा लाए, पूरी बाल्टी भर दिए, 1 kg का लोहा का बॉल लाए और उस पानी में डाले तो 1 kg पानी बाहर आ जाता है। यह आर्किमिडीज का रूल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो 5 जगत में कौन बटा था? व्हिटकर। निके पढ़े मन तो कहा बड़ा व्हिटकर जो होता है क्या 5 वर्गों में बांटता है। बताया गया था कौन कौन ना? कौन नाम की लड़की है? मोनी नाम की लड़की क्या करने गई है? भविष्यवाणी। तो मोनेरा जंतु, कहाँ पर? पेड़ के पास पादप, और वहाँ पर क्या दिखाई देता है उसको? कवक, छाता, और ले जाए घर खाई देती है, उसमें क्या मिलता है उसको? प्रोटीन, प्रोटिस्टा। तो मोनेरा हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। 5 जगत में व्हिटकर ने क्या किया था? बटा था। बोला जाता है युगलिना जो है पादप और जंतुओं के बीच क्या करता है? ये सेतु बनाने का, मतलब ये उभयचर टाइप का होता है युगलिना, ठीक है। पादप एवं जंतुओं के बीच स्थित इसी जगत में होता है, प्रोटिस्टा में होता है युगलिना। हम लोग पढ़ चुके थे। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बताया गया था, पढ़े थे हम ना कोशिका दो प्रकार के, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है छोटे छोटे जीवों में होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होता है इंसानों में। यूकैरियोटिक, यू मतलब तुम, और तुम में क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये बड़ा सेल होता है थोड़ा, प्रोकैरियोटिक जो होता है थोड़ा छोटा होता है। अब सभी सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल के बारे में बताया गया था कि सेल जो होता है सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1663 में। लेकिन वहीं बोला जाएगा जीवित सेल की खोज किसने किया था? एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक 1674 में। फिर बोला जाएगा कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग कांडा। और सबसे छोटा बोलेगा मायोप्लाज्म, ठीक ना। और बोले जाएगा कि इंसान के अंदर सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, शुक्राणु। इंसान के अंदर कौन होता है? शुक्राणु। मेल में होता है स्पर्म, ठीक है। वहीं बोला जाएगा कि सबसे बड़ा सेल मेल में कौन, इंसान में कौन होता है? तो ओवम, जो महिला में पाया जाता है, अंडाणु, ठीक ना। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए, और बोला जाएगा कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है हमारा, न्यूरॉन सेल। किसमें उगाया जाता है, दिमाग में, ब्रेन में। ब्रेन का सेल न्यूरॉन सेल, और सबसे लंबा सेल होता है दिमाग में। हेपेटिक सेल बोले जाएगा कहाँ होता है, तो हेपेटिक सेल कहाँ पर होता है, लीवर में। हेपेटिक सेल लीवर में। कार्डियक मसल से कौन बना है, हमारा हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 गो। कौन कौन, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऊपर 2 गो ऑरिकल, नीचे 2 गो वेंट्रिकल। हाँ, आलिंद और नीलय। नेफ्रॉन सेल किसमें होता है, नेफ्रॉन सेल किडनी में रे बंदर। नेफ्रॉन सेल किसमें होता है, किडनी में। और किडनी जो होता है क्या काम करता है, ब्लड को साफ करने का काम करता है हमारा किडनी। हार्ट का काम क्या होता है, रक्त का परिसंचरण करवाना, रक्त को चारों तरफ भेजना। रक्त चारों तरफ क्यों भेजा जाता है, क्योंकि उसमें होता है ऑक्सीजन लेके घूमता है वो, और ऑक्सीजन लेके जब दे देगा किसको, ग्लूकोज को, तब हाँ क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ पर प्रोसेस होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। समझ में होता, सब बाउंस होता। बताया गया था कि एक आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें खतरनाक एंजाइम पाए जाते हैं और कोई काम सेल में नहीं करेगा, उसको खत्म कर देगा या पाचन करके रखता है। जो छोट मोट टूट जाता है उसको पचा लेता है, खा लेता है ये, ठीक है, कौन, लाइसोसोम। तो सेल के अंदर कुछ पार्ट हम लोग देखे थे। जीव द्रव बताया गया था कि जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, सबसे पहले समझिए कि ये हमारा एक कोशिका हो गया। बताएगा ना कि इंसान के अंदर एक कोशिका नहीं होता है, हजारों हो, करोड़ों रहेगा, करोड़ों से बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिससे अगर एगो बताया गया था ना 40 kg का है तो 10 के पावर 15, मतलब एक पे 15 वो जीरो है, 40 से गुणा कर दे, इतना सेल हो जाएगा एक इंसान के अंदर। नॉर्मल बताया जाएगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बहुत ज्यादा, एक थप्पड़ मार देने में बहुत ज्यादा कोशिका खत्म हो जाता है और बहुत बनता भी है। बताया गया सेल डिवीजन करने का काम करता है, सेल डिवीजन काम करने का काम, सेल डिवीजन भी हमारे बॉडी में होते रहता है। जैसे कुत्ता काट लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, इसके कारण सेल डिवीजन कारण। लेकिन अनकंट्रोल हो जाता है तो कैंसर बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए, ये हम हमारी बॉडी के एक पार्ट को निकाले और उसमें से एक सेल को देखे तो ये हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब, ठीक है। तो इसमें ये देखिए एक झिल्ली होती है, एक क्या होती है, झिल्ली, जिसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली बताया गया है ये सेमी पेरिमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, अपने अंदर किसी को जाने नहीं देती है। कोई भी आएगा पूछेगा क्या रहा, अगर बॉडी के लिए अच्छा है तो उसको क्या कर देगी, जा अंदर जा घूम के आओ, नहीं बोलता रहा याद है उसे, ठीक है। लेकिन वही खराब होगा तो क्या करता है, बाहर कर देता है। लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा, मतलब नाभिक या केंद्रक, ठीक है। तो न्यूक्लियस में एक द्रव होगा जिसको बोलेंगे नाभिक द्रव या न्यूक्लियस लिक्विड, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर भी ये क्या हो जाएगा, लिक्विड, उसको बोलेंगे कोशिका द्रव, सेल लिक्विड, ठीक है, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव पाया जाएगा, न्यूक्लियस द्रव। दोनों को मिला दिया जाएगा जीव द्रव, दोनों को मिला देंगे जीव द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव, तो बताइएगा कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है, लेकिन नाभिक वाला नहीं, नाभिक के बाहर, वो कोशिका द्रव बोलेंगे। और नाभिक के अंदर जो द्रव पाया जाता है, दोनों मिला के बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जीव द्रव, जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये होता है हमारा जीव द्रव, ठीक है। अब देखिए सेल में बहुत सारा चीज होता है, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता है। बताया जाता है कि एक लाइसोसोम होता है, एक गोल्जी बॉडी होता है, एक ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, अंतःप्रदावी जालिका होता है, राजधानी वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर डीएनए पढ़ोगे,
सेंट्रोसोम पढ़ोगे तो ये सभी होता है हमारे सेल के एक अंदर। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन कराने का काम होता है, तो ये सभी होता है, सबके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में, तो जीव द्रव के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। इसकी खोज 1839 में किसने किया था? पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे। किसका खोज? जीव द्रव की खोज। जीव द्रव को देखा था, खोज थोड़े बना के थोड़े लाया था, हमारे बॉडी के अंदर देखा था 1839 में। ये क्या होता है? हमारे जीवन की सारी जो क्रियाएं होती है इसमें होती है। तो जीव द्रव को दो भाग में बांटा गया, कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। होता नहीं है, दोनों को मिला के बनता है कौन? हमारा जीव द्रव। कोशिका द्रव जो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, तो नहीं ना, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाएगा कोशिका द्रव। और केंद्रक द्रव तो कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा केंद्रक द्रव। जीव द्रव का 99% भाग जो होता है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का 99% भाग जो होता है कितने तत्वों से? 4 तत्वों से। बताइए रहे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कितना परसेंट? 76%। बताया गया था 76%। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78%। मैं को ठीक हूँ ना, देखो तो कल ही हो गई आधा घंटा। तो यहाँ पर जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना होता है? 76। जैसे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है 21%। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा 76%। ठीक है। और बात करते हैं हम लोग किसकी? तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाती है? हेकर हो जाएगी 10 है, जो 10.5। स्टार्टिंग में लाके 10, अगर से बाद में वाला कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, याद कर लो बस 30-40 को याद करो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, याद रखो इससे। ठीक है। कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन जो होता है 2.5%। नाइट्रोजन 2.5% किसमें होता है? जीव द्रव में। ठीक है। चलिए आगे देखिए, जीव द्रव में कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के अनुपात बता रहे हैं। कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात बताया गया था 81:19। 81 क्या होगा? अकार्बनिक की कार्बनिक? ज्यादा वाला अकार्बनिक, ज्यादा शब्द, ज्यादा वाला ज्यादा शब्द, ज्यादा वाला ज्यादा शब्द, कम वाला कम शब्द। बारिश का हो रहा है रे। तो यहाँ पर अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात क्या हो जाता है? लाइनों कटी अब 81:21, 81:21, 19 81 याद कर लिया, 81। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कराता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, सेल साइटोलॉजी, याद रखिए, सेल साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान। 9वीं क्लास के पहले के चैप्टर कोशिका बा, वही में सब पढ़े के बाद। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। स्वान जो था जंतु वैज्ञानिक था। स्वान मतलब बता रहे कुत्ता, स्वान जंतु वैज्ञानिक था। और स्लाइडेन कौन हो जाएगा? पादप वैज्ञानिक। और दोनों ने बताया कि बबुआ जो शरीर बनता है ना, एक कोशिका से बनता है, छोटी छोटी। ये हो गया कोशिका सिद्धांत। ठीक है। अब बदले रहे कि एगो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। क्या बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में कि हमारी जो नई सेल बनती है, हमारी बॉडी में नई कोशिका बनती है, उसका निर्माण जो होता है हमारी बॉडी के पुरानी कोशिका से ही होती है। रुडोल्फ विर्चो ने नहीं बताया था रे। बचपन से वीर बनता है इंसान। बचपन से क्या बनेगा? और वीर बनने के लिए कोशिका सेल डिवीजन होगा। छोटा होती चुकी इस जवान भैया ना, वीर भैया बढ़ेगा थे। तो वीर मतलब छोट से बड़ा इंसान हुआ, तो उसमें क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में कौन भाग ले गया? बताया गया है, विर्चो ने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने, कि जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका निर्माण होता है। जाकर दुकान पे खा लो 5 किलो कोशिका दे दाम रखे,
फुटी जी के चाहते जगह भरे में कोशिका खिले बड़ा मुर्गा के मांस खा ले बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रुडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि क्या कोशिका विभाजन जो होता है पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। कब बताया था? 1855। याद रखिए। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें थी कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका का निर्माण जिस प्रोसेस द्वारा होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताया गया था कोशिका दो प्रकार के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है कुछ कुछ नहीं होता है, हमारे सेल वाला कुछ कुछ नहीं होता है। जैसे कोशिका भित्ति जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की। हमारे अंदर कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है? हमारे अंदर नहीं होती है। अरे गधा, हमारे अंदर नहीं होती है, पेड़ में होता है। पेड़ में होता है, उसको कठोरता प्रदान करने के लिए पेड़ में पाया जाता है कोशिका भित्ति। हमारे अंदर अगर होगी तो 10 फाइट को मारियो इतना पता चले, सुन रहे गधा। ठीक है, दीवार देखो, सेल वाल, वाल मतलब क्या होता है? दीवार। क्या हमने के दीवार हार्ड बा कि ना? हार्ड बा। बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ को भी हार्ड बनाने का काम कौन करता है? वाल। वाल दीवार कौन करता है? दीवार। लेकिन कोशिका के दीवार, किसका दीवार? कोशिका का दीवार। ठीक है, बताइए माइटोकॉन्ड्री होता है कि नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। ठीक है, गोल्जी का है नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। लाइसोसोम नहीं होगा। केंद्रिका और सेंट्रियोल भी नहीं होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। ये सभी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो कुछ कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में सभी चीजें होगा। कोशिका के मुख्य भाग तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। बताइए यहाँ भी कोशिका भित्ति किसमें होता है? प्लांट में। लेकिन कुछ छोटे छोटे जीवों में भी होता है, बताया गया था ना। तो कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये किससे बना होता है? कोशिका भित्ति आता है क्वेश्चन में। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? चलो जाओ घर, घर जाओ, चलो भागो यहाँ से। कल आ जाओ, पहले पहले पूछा पहले थूरम कल छोड़ी स्टार्ट रख नीचे रख, पहले जो पढ़ाया गया सब पूछा जाएगा और छोड़ी निकाल के रख रहे नीचे से, और तब भी करवाए तो नहीं हम। तो कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में, प्लांट में। ठीक है, यह कोशिका को क्या करता है? एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। और बताइएगा कि जीवाणुओं में जो होता है पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है क्या? कोशिका भित्ति। जीवाणु बैक्टीरिया में जो होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया इंग्लिश में, ठीक ना, पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है क्या? कोशिका भित्ति। उसमें भी कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली के बारे में वही बात नहीं है कि कोशिका के सभी अवयव जो होते हैं कोशिका के एक बाहर पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और बताया गया कि अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल। कुछ चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को अंदर नहीं जाने देती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। और लिपिड जो होते हैं फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों द्वारा यह स्पष्ट हो पाया कि बबुआ ये जो कोशिका झिल्ली है लिपिड की नहीं बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट ये बने होते हैं। ठीक है, लिपिड की बनी होती है, लेकिन इसमें कौन कौन होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? मशरूम, दाल में, सोयाबीन में, सब प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है।
अंडा में भी प्रोटीन मिलता है। और ये हड्डियों को मरम्मत करने में काम करता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। सिंगर एवं निकोलसन 1972 में कोशिका झिल्ली का एक नमूना दिया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण दृढ़ सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ज्यादा कोशिका झिल्ली के बारे में नहीं समझना है, कोशिका झिल्ली के बारे में इतना समझना है, यह लिपिड की बनी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होते हैं। यह सेमी प्रीमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को बाहर निकालती है, सभी चीजों को नहीं। बस इतना समझना है। नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबेरी। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। जो केवल किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में। किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम देता है सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाएगी। कौन खोज किया था? बोबेरी। सेंट्रोसोम के अंदर दो या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम के कारण सेंट्रोसोम के अंदर एक रचना होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। अंतःप्रदावी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसको बोलते हैं। ईआर बताया गया था कि ईआर जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे सेल की कंकाल इसको बोला जाता है। हमारी सेल की वो कंकाल इसको बोलते हैं। किसको? ईआर को। ठीक है। और ईआर जो होते हैं दो प्रकार के, एक एस ईआर होगा और एक होगा आर ईआर। एस ईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ठीक है, चिकनी अंतःप्रदावी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका। और ये खुरदुरी जो होती है यही प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। कौन? आर ई आर। और एसईआर जो होती है वसा एवं लिपिड का निर्माण करती है। वसा एवं लिपिड का निर्माण करती है। कौन? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ जो होता है इसीलिए रफ होता है क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम के छोटे छोटे कण होते हैं, दाने होते हैं। और ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम बोला जाता है। और राइबोसोम क्या करता है? हमारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर ई आर पर होता है। वसा एवं लिपिड कौन बनाता है? एस ई आर, स्मूथ वाला। और रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है 20 एंजाइमों से मिलकर बनता है। प्रोटीन कितने? 20 एंजाइमों से। 10 जो होता है आपके बॉडी में पहले से ही हैं। 10 एंजाइम आपके बॉडी में पहले से हैं, लेकिन 10 के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। और 10 के लिए जब खाना खाते हैं तो ये क्या कर देता है? बना देता है प्रोटीन। और वहीं जब आगे पढ़िएगा डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तब इसमें प्रोटीन का निर्माण बताया जाएगा आरईआर कैसे करता है। अंतःप्रदावी जालिका भी बतानी है। कोशिकाओं में कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली छोटी नालिका जैसी संरचना होती है, इसे अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। राइबोसोम अंतःप्रदावी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। बताया गया था बाहरी सतह पर कौन चिपके होते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम के कारण ही खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका बोलते हैं। और यही करता है प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःप्रदावी जालिका चिकनी लगती है। राइबोसोम जिस पर नहीं होता है उसको स्मूथ बोलते हैं, चिकनी। और ये वसा और लिपिड बनाती है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करती है उनमें खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका बहुत याद में मिलती है, बहुत मात्रा में। ईआर का मुख्य काम क्या होता है? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदावी जालिका का मुख्य काम क्या होता है? तो उन सभी वसा एवं प्रोटीन का संचरण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो ये जो होता है ट्रैफिक का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाता है और उसके पास ले जाता है जिसको केंद्रक झिल्ली बनाना है, कोशिका झिल्ली बनाना है। ठीक है, बताएगा ना, लिपिड और वसा से बनता है हमारा कोशिका झिल्ली, लिपिड से बना होता है।
तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। समानतः इसके द्वारा कोशिका द्रव में केंद्र के विभिन्न भागों से पदार्थों का संचालन किया जाता है और कोशिका द्रव से जितने भी कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उनको ये परिचालन कराने का काम करता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा रहता है राइबोसोम। ये बताइए यहाँ राइबोसोम रफ पे चिपको रहेगा, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में और GE प्लेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण कर दिया। ये दोनों देख ले रहा सन, लेकिन नामकरण के कर रहा है रॉबर्ट कदरस की का राइबोसोम हो, तो उसी के नाम पर रॉबर्ट के नाम से ही राइबोसोम रखा गया। यह क्या होता है? RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम होता है किससे बना होता है? RNA। राइबोसोम किससे बना होता है? RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से। RNA से बना होता है हमारा राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA से बना होता है राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को। पढ़ाबो तब दिमाग में जाएगी। देखिए अंतःप्रदावी जालिका ER जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह होता है दो प्रकार की, स्मूथ, रफ। जिस पर राइबोसोम होगा उसको रफ बोला जाएगा। राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन राइबोसोम कैसे बनता है? तो राइबोसोम RNA से बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA जो होता है, RNA किससे बनता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से। राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से बनेगा RNA, RNA से बनेगा राइबोसोम, राइबोसोम से बनेगा प्रोटीन। राइबोसोम किस पे होगा? RER पे। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, यह प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। एक वर्ड में याद रखिए, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं, बल्कि राइबोसोम जो होता है सिर्फ कोशिका द्रव में नहीं होता है। राइबोसोम किस में? सिर्फ कोशिका द्रव में नहीं होगा। कहाँ कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हो, पावर हाउस ऑफ सेल। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ होगा? जो हमारा राइबोसोम होगा 3 जगहों पर पाया जाएगा। राइबोसोम कितनी जगह पर? 3 जगह पर। कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में लिखा ना, सूत्र कणिका इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। फिर होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियों का रंग हरा होता है। और यह क्या होता है? भोजन बनाने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। क्या क्या कहाँ कहाँ होता है रे? हरित लवक, सूत्र कणिका एवं क्षुद्र ER पर होता है, ER पर। ठीक है। एंडोप्लाज्म में राइबोसोम जो होता है कहाँ कहाँ याद रखिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोफिल होता है, ER होता है, अंडप्रभ। सुनो पहले, देखो अगर पढ़ने का मन करता है ये सब तो अब यहाँ पर आना है। सुनेगा पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये सब ड्रामा करना है तो आराम से काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो झूठो के 2 घंटा 3 घंटा जब कही काहे का आदमी कर जाता। और नहीं सुनने का मन करता है तो आराम से आइए, बिछौना बिछाइए, सबटा जो बिछाया गया है इस पर सूतिए आराम से। सुन रहा है पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये ही जो होगा बाद में समझ में आएगा। एक को यहाँ पर बात जो हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आगे जाके आजकल बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। इको को बात, इको को क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा, पूछेगा राइबोसोम किस किस में पाया जाता है। और आजकल बायोलॉजी जो होता है सिंपल नहीं दे देते, बायोलॉजी के पिता क्या हो गई, बहुत अंदर डिटेल में जाके दे रहा है। वही डिटेल में पढ़ना होगा तब समझ में आएगा।
ऊपर ऊपर कतनो पढ़ला जिंदगी में ना समझ में पाओ रहा सब सेल जिंदगी में ना कब आई कतनो रटला प्रोटीन के फैक्ट्री जिंदगी में ना कोनो आई। जो आर्मी वाला छोटे छोटे एग्जाम होता है ये सुन आ जाएगी, लेकिन अगर चाहते हो बड़ा कुछ करने के लिए सब जिंदगी में कभी नहीं आएगा, इसके अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है तो याद रखिएगा, सजाने के लिए आजकल आ रहा है, मिलाने के लिए आ रहा है। सुनेगा तब मिलान होगा, तो अभी मिलान करा देता रहा क्या काला लोग तो मिलान करा दिए। राइबोसोम जो होता है कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, क्लोरोफिल में हो जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं अंतःप्रदावी जालिका। अंतःप्रदावी जालिका दो प्रकार की, एक ही बात सही बताओ तो वही से कि जल्दी याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन बा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एसीआर आरईआर। एसी मतलब स्मूथ और आरईआर मतलब रफ। रफ किसके कारण हुआ है, राइबोसोम के कारण। रफ ये किसके कारण हुआ है, राइबोसोम के कारण। प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम। अब बोलेगा कि राइबोसोम का निर्माण कैसे हुआ है, तो आरएनए से। राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ है, आरएनए से। आरएनए का निर्माण हुआ है लिपिड और प्रोटीन से, सॉरी आरएनए का निर्माण राइबो न्यूक्लिक एसिड से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से हुआ है, और प्लस में प्रोटीन। आरएनए का निर्माण हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस में प्रोटीन। आरएनए कौन बनाया है, किसको बनाया है, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये राइबोसोम किसका होता है, आरईआर, जो किसके भाग हैं, ईआर, अंतःप्रदावी जालिका के। और ये स्मूथ वाला जो होगा वसा और लिपिड का निर्माण करेगा। फिर कल पढ़ लेबो, फिर परसों पढ़ लेबो, याद हो जाए अपना मन है, लेकिन ध्यान से पहले सुनना पड़ेगा। एक बात को 10 बार बताया जाएगा, कैसी तरीके से चला जाए, लेकिन अच्छी तरीके से सुनिए पहले। चलिए आगे देखिए, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं एटीएस के हो जाएंगे। स्वेडबर्ग होता है इसका फुल फॉर्म, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। एस मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, एक इकाई है मतलब मापने वाली, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। तो 70 एटीएस और 70एस तो बड़ा किसमें होगा, यूकैरियोटिक में। हमनी में क्या सेल बड़ा, लेकिन छोटा छोटा जीव में बात की जाए तो आता बड़ा सेल। अमीबा की बात की जाए तो सिंगल सेल से बना होता है, पैरामीशियम जो होता है सिंगल सेल से बना होता है। तो इन सब में बड़ा होगा सेल नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। तो उनसे में छोटा राइबोसोम होगा, उनमें क्या होगा, छोटा राइबोसोम। तो एक होता है 70 और एक होता है 80। तो 70 किस में होगा, छोटा में। और छोटा वाला कौन से कोशिका में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, हम लोग और पेड़ पौधा। तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें कौन सा सेल प्रकार आएगा, कौन सा राइबोसोम, 70S। और हम लोगों में कौन आएगा, 80S। हम लोगों में 80S आएगा। अब देखिए लाल रुधिर कण जो होते हैं आरबीसी, उसमें राइबोसोम अंतःप्रदावी जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण जो होता है हमारा आरबीसी, देखिए ब्लड के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया हमारा ब्लड, और ब्लड को बांटते हैं सॉलिड और एक लिक्विड पार्ट में। एक हो जाएगा हमारा सॉलिड और एक हो जाएगा लिक्विड पार्ट में। जो हमारा आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, ये सभी किसमें आ जाएगा, हमारा सॉलिड पार्ट में। किसमें आ जाएगा, सॉलिड पार्ट में। लिक्विड में हमारा आ जाता है प्लाज्मा। लिक्विड में क्या आता है हमारा, प्लाज्मा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लड के आरबीसी है इसमें हमारा राइबोसोम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें राइबोसोम नहीं होगा। सुनिए क्यों नहीं होगा, समझिए। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो हमारे ब्लड में प्रोटीन बने लगेगा, नहीं बनेगा। आपके ब्लड में प्रोटीन नहीं बनेगा। तो राइबोसोम क्या होता है, नहीं होता है। आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। और जब राइबोसोम नहीं होगा इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, ईआर नहीं है, अंतःप्रदावी जालिका। ईआर पर ही होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफे पे होता है राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ही रफ बोलेंगे ना।
तो जब राइबोसोम नहीं होगा तो ईआर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ईआर पे राइबोसोम ना है, रफुला पे ईआर नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो अंतःप्रदावी जालिका और कौन? राइबोसोम। ये किस पर नहीं होगा? आरबीसी में। सिंपल बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो उसका कोई भाग होगा? नहीं होगा। राइबोसोम नहीं होगा, तो आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है, मतलब आरबीसी में आपके प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। आरबीसी के जीवन काल बताया जाता है कितना? सही से 120 दिन, सही से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। प्लेटलेट जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, थ्रोम्बिन, और हिपेरिन जो होता है ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है। आपके बॉडी में एक होता है हिपेरिन, याद रखिएगा, कौन होता है? हिपेरिन। और यही जो होता है आपके ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, चारों तरफ अभी घूमता ब्लड, लेकिन थोड़ा भी अगर कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है। और प्लेटलेट्स में जो होते यहाँ, और यहाँ पर जो हिपेरिन जो होता है उस ब्लड, जैसे जोक देखा हो ना, जोक, उसके मुंह पे हिपेरिन होता है, मतलब आपके बॉडी से ब्लड ले लेगा और उसके अंदर जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन मिला दिया जाए तो ब्लड आपका जमेगा नहीं, लेकिन ऐसे कट मार दिया जाए तो तुरंत ब्लड जो होता है जम जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पढ़ा जाएगा हार्मोन होते हैं जो ब्लड को क्या कर देते हैं? थक्का जमा देते हैं। तो ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है हिपेरिन। कौन? हिपेरिन। प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% जो होता है जल होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है, याद रखिएगा। ये हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? ब्लड को कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में। ब्लड को कितने ग्रुप में? ब्लड ग्रुप ए बी ओ, और एक होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, गोल्डन कलर के होला, सोना कलर के, बिल्कुल नरे गधा ऐसा होता है, जो अजीब तरीके का वो ब्लड होता है। ब्लड में आगे पढ़ोगे एंटीजन, और किसी का ब्लड उठाकर किसी में नहीं डाला जा सकता है, ऐसे स्टार्ट में किया जाता था और इंसान तुरंत मर जाता था। इसीलिए एंटीबॉडी और एंटीजन आगे पढ़ोगे इस पे, ये ए प्लस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। सर्वदाता जो होता है ओ को बोला जाता है, सर्वग्राही जो होता है ओ को बोला जाता है, सर्वदाता ए को बोला जाता है, ए बी को बोला जाता है सर्वदाता, ओ को बोला जाता है सर्वग्राही। क्या ना कन्फ्यूजन वाली, याद रखिएगा ए बी ओ, और एक जो होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। इतना बात समझ में आया? फिर इसको कल हम लोग रिवीजन करेंगे। रोज सुनिए, आइए रोज रेडियो जैसा सुनिए, 4 दिन सुनिएगा, सब अंदर चल जाइए। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में समझ लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ये होता है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ये क्या होता है? बेंडा ने इसका नाम दिया था। अल्टमैन ने खोजा था कि हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेंडा ने इसका नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने क्या कहा? कि कहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है। ये कोशिका क्या होता है? श्वसन स्थल। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सांस जाता है, हवा जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है जाता है ग्लूकोज के पास। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है। एटीपी के निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सभी प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी मतलब एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये सारा प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इसीलिए इसको श्वसन स्थल बोला जाता है हमारी बॉडी का। और जब एटीपी बनेगा, ऊर्जा बनेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन रहा है ना, इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए बोला जाता है। हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ सेल का एक ऊर्जा का निर्माण उसी में हो रहा है। और जब आप शोषण कर रहे हैं तभी हो रहा है। जब नाक मुंह दिया जाए 10 मिनट,
आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगा, एनर्जी नहीं बन पाएगा तुरंत आपकी जरिए दौड़ते हो तो देखते हो हाँफता इंसान, मतलब किसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाए, अंदर जाके एनर्जी बनाए, एनर्जी बनाए तो अरे समझ में। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। कोशिका का शक्ति गृह या पावर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली एटीपी बताइए अभी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाती है, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन क्या सब बनता है यहीं पर। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि छोटा होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु एवं कुछ आरएनए एवं प्रोटीन संरचना के कुछ घटक मिलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? डीएनए। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाएगा? डीएनए, कुछ आरएनए पाया जाएगा, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होता है। डीएनए केंद्रक के अलावा, डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है हमारे सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल में पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे गोल्जी का है लाइसोसोम। क्या है दखल जी? गोल्जी का है लाइसोसोम, यहाँ पर राजधानी केंद्रक डीएनए आरएनए तक कंप्लीट करेंगे कल हम, कितना भी टाइम हो जाए, ठीक ना। गोल्जी का है लाइसोसोम और लवक राजधानी, तो क्या करेंगे? आरएनए डीएनए तक कंप्लीट करेंगे। ये पिछला हो गया था, पीछे पढ़ाई हो गया था, रहेगा फिर इसका रिवीजन करवाया गया सिर्फ यहाँ पर। नहीं तो पढ़ना था डीएनए आरएनए के बारे में हम लोगों को। फिर से अगले बता देंगे, ज़्यादा दिन हो गए। चलो बंद करो, कितना टाइम हो गया इसमें?